अलाउद्दीन खिलजी का बाजार अधिनियम। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार अधिनियम जो लाया वह सल्तनत कालीन दौर में एक महत्वपूर्ण ही अधिनियम है। सल्तनत काल में जो भी नियम आते थे, जो भी शासक के द्वारा जो नीतियाँ बनती थी, अधिकांशतः राजनीतिक क्षेत्रों पर बनती थी, लड़ाइयों से संबंधित एवं राज विस्तार से संबंधित। लेकिन आर्थिक क्षेत्रों पर यह प्रथम ऐसा अधिनियम था जो उस दौर में एवं अलाउद्दीन खिलजी को व्यक्तित्व को देखते हुए एक महत्वपूर्ण ही नीति है। जो महत्वपूर्ण नीति जो है, एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आधुनिक इतिहासकारों द्वारा एवं इतिहास के छात्रों एवं अध्यापकों के द्वारा बहुत ही गहन एवं गूढ़ मनन किया जाता है। अब रही बात कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार अधिनियम क्या था, इसके कारण क्या थे। तो एक कारण के रूप में देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार अधिनियम के कारण मुख्यतः दो कारण इतिहासकारों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। पहला कारण है मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक बहुत बड़ी संख्या में सेना की आवश्यकता थी। दूसरा कारण यह माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जन कल्याणकारी भावना से प्रेरित होकर बाजार अधिनियम को लाया। लेकिन पहला कारण इसका सैनिक कारण ही माना जाता है। उस दौर में मंगोलों के द्वारा भारत पे हमेशा आक्रमण होते रहते थे। मंगोलों को आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने एक बड़ी संख्या में सेना रखने की नीति को लागू किया। इतनी बड़ी सेना के लिए वेतन और पैसे की जरूरत थी। इसीलिए अलाउद्दीन ने एक पॉलिसी के तहत सैनिकों को कम खर्च में कपड़े भोजन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, इसी के लिए मार्केट को नियंत्रित करने की नीति को अपनाया, जो राज द्वारा नियंत्रित होता था। इन सैनिकों ने बाद में अलाउद्दीन के राज विस्तार में भी भूमिका का निर्वहन किया। अब देखते हैं जन कल्याणकारी भावना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन का जो पॉलिसी था जनता के कल्याण के लिए था, जन कल्याणकारी था, परंतु इस बात पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब रही टाइप ऑफ मार्केट, मार्केट का प्रकार क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे बाजार अधिनियम के तहत 3 मार्केट को स्थापित किया था। एक गला मंडी, जिसको गला मंडी कहते थे। इस गला मंडी में अनाज खाद्यान्नों को बेचा जाता था और जो खाद्यान्न जो होते थे यह भी फिक्स रेट पे, नियंत्रित रेट पे बेचे जाते थे। जो गेहूं, चावल, दाल, गेहूं के जो रेट था, दर था 7.5 जितल प्रति मन, जौ 4 जितल प्रति मन और चावल 5 जितल प्रति मन। ऐसे ही अनेक चीज़ों का कीमत तय था। अब आते हैं दूसरा मार्केट। दूसरा मार्केट जिसको सराय अदल कहते थे। यह जो है कपड़े मंडी, जड़ी बूटियों की मंडी एवं कीमती मेवों की मंडी थी, कीमती सूखे मेवों की मंडी थी। इसमें भी कपड़े की कीमत, मेवों की कीमत फिक्स था। तीसरा जो बाजार जो अहम माना जाता है वह है घोड़े, मवेशियों, दास दासियों का बाजार। इसमें भी दास दासियों का मूल्य तय था। दासियों की सुंदरता के आधार पर उनका कीमत ज़्यादा था। जो कामकाजी थी, घरेलू कामों में लगी रहती थी, उनका कीमत कम था।
जो सुंदर दास होते थे उनका कीमत ज़्यादा था, जो दास बहुत सुंदर नहीं होते थे, कामकाजी होते थे, उनका कीमत कम था। घोड़े जो ऊंचे नस्ल के होते थे उनका कीमत ज़्यादा था, जो मध्यम दर्जे के थे उनका मध्यम कीमत था, जो निम्न दर्जे के थे उनका निम्न कीमत था। घोड़े का जो कीमत, उत्तम घोड़े का कीमत 100 से 120 टका का उल्लेख मिलता है, जो वर्णी के अनुसार मिलता है। जितने भी आपको दर का जो उल्लेख मिलता है वो जिया वर्णी के उल्लेख के आधार पर ही इतिहासकारों द्वारा वर्णित किया गया है। इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं और वो है अधिकारियों की नियुक्ति। मॉनिटरिंग करने के लिए अलाउद्दीन ने मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसमें मंडी के लिए शाहना ए मंडी होता था। उसके बाद परवाना नवीश सराय अदल के लिए होता था, क्योंकि वो कपड़ों की कीमत के लिए व्यापारियों को नामांकित करता था, रजिस्टर्ड करता था, परमिट देता था। तीसरा जो बाजार था वह घोड़े और के लिए था। इन तीनों बाजारों के ऊपर अलाउद्दीन ने यह किया था कि एक दीवान रियासत की नियुक्ति की थी। यही दीवान रियासत आज के दौर का वाणिज्य मंत्री है। वह वाणिज्य मंत्रालय का प्रधान होता था। अलाउद्दीन ने मॉनिटरिंग करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था लागू किया था, मुनहिया और वरीद। इसमें जो है मुनहिया छोटे थे जो गुप्तचर थे। यह दीवान रियासत के रूप में हम नाजिर याकूब को पाते हैं और दिल्ली के शाहना मंडी के अध्यक्ष के शाहना के रूप में मलिक काबुल को पाते हैं, उल्लेख मिलता है। मलिक काबुल शाहना मंडी दिल्ली का था। ऐसे तो दिल्ली के अलावा और मंडी का भी उल्लेख मिलता है जो उस समय अलाउद्दीन के राज में और प्रत्येक जगह थे। अब रही इफेक्ट की बात, तो इस बाजार अधिनियम का इफेक्ट क्या हुआ? इस बाजार अधिनियम का इफेक्ट देखते हैं, प्रभाव देखते हैं, तो इसका लोगों पर नकारात्मक प्रभाव देखते हैं, क्योंकि किसानों के द्वारा जो टैक्स दिए जाते थे वो कुल उपज के 50% थे। इस 50% 50% के अलावा किसानों को और भी टैक्स घरी चराई कर देने होते थे। इस तरह किसानों के पास अतिरिक्त उपज कम बचते थे और उसके अलावा अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जाता था। इस प्रकार यह बाजार अधिनियम किसानों पर नकारात्मक प्रभाव डाला, लेकिन राज पे सकारात्मक प्रभाव डाला, क्योंकि इसी के कारण अलाउद्दीन ने एक मजबूत सैन्य व्यवस्था स्थापित किया और यही मजबूत सैन्य व्यवस्था उसके सैनिक अभियानों को आगे बढ़ाया और मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। इस प्रकार देखते हैं कि अलाउद्दीन का जो बाजार अधिनियम सल्तनत काल मध्यकालीन दौर को देखते हुए, उस दौर के लिए और अलाउद्दीन के व्यक्तित्व को देखते हुए अलाउद्दीन के लिए भी यह एक सोचनीय अध्ययन करने का बिंदु है, जो अलाउद्दीन के आर्थिक सोच की सकारात्मकता को बताता है, पॉजिटिविटी को बताता है। अलाउद्दीन उस मध्यकाल में भी आर्थिक पॉलिसी के बारे में सोच सकता था, इसको सफल रूप में लागू कर सकता था। परंतु अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुबारक शाह खिलजी के समय यह बाजार व्यवस्था ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर भी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह बाजार अधिनियम उस दर को देखते हुए एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, बहुत बड़ी नीति थी।